नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देकर वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने पर केंद्र सरकार ने अपनी कवायद तेज कर दी है। बीते हफ्ते हमने देखा कि यहां पर दिल्ली में प्रधानमंत्री की अगुवाई में उनके सरकारी आवास पर कश्मीर मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक हुई, जो अपनी तरह की पहली बैठक थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत कई बड़े अफसर भी मौजूद रहे और कश्मीर के तमाम बड़े नेता यहां पर रहे। बैठक में कश्मीरी नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार के सामने अपनी 5 प्रमुख मांगें पेश की गईं, जो कश्मीरी नेता वहां से बातचीत करके आए थे, जिनमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग रही। साथ ही लोकतंत्र बहाली के लिए विधानसभा चुनाव की भी बात हुई। डोमिसाइल जमीन पर गारंटी मिले, इसकी मांग थी। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। तो इसके साथ साथ जाहिर है प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के साथ साथ कश्मीरी नेताओं के इस अहम बैठक से जुड़े कुछ बयान सामने आए हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, नेताओं की तरफ से भी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल की दूरी खत्म करना चाहते हैं और दिल्ली की दूरी भी खत्म होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। धारा 370 को कानूनी और संवैधानिक रूप से लागू किया जाए, यह महबूबा मुफ्ती ने कहा था। वो इस बैठक में आने के पहले ही उन्होंने कश्मीर में ये बयान दिया था। धारा 370 की बहाली की जंग जारी रहेगी, फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया। पहले पूर्ण राज्य का दर्जा हो, फिर चुनाव हो, उमर अब्दुल्ला ने कहा। और गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पहले चुनाव हो, तभी जनता का भरोसा मिलेगा। परिसीमन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, ये कहा अमित शाह ने। इन बयानों के दौरान बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी तौर पर लोकतंत्र की मजबूती हमारी प्राथमिकता है। परिसीमन का काम तेजी से होना चाहिए ताकि चुनाव कराया जा सके और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले, जो जम्मू कश्मीर के विकास को मजबूती और रफ्तार दे सके। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक फिर से घाटी में लोकतंत्र की बहाली और विकास की बात चल ही रही थी कि इसी दौरान आज सुबह जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें एक्सप्लोजिव्स थे, यानी कि पेलोड एक्टिवेटेड एक्सप्लोजिव्स थे, इसका इस्तेमाल हुआ। इन 2 धमाकों ने जम्मू कश्मीर के हालात पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और कई सवाल उठ रहे हैं। आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाने से जुड़े दावों पर भी सवाल इससे उठने लगे हैं। और ये वायुसेना का इस पर जो आधिकारिक बयान आया, उसके मुताबिक सुबह यहां पर धमाके हुए हैं। बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। NIA इसकी जांच में जुटी हुई है। और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है इस हमले से, जो आज ये हमला हुआ है, एक अलग तरह का हमला है, फिदायीन हमला नहीं है। इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ। बड़ा सवाल लेकिन इस हमले के वक्त पर है और इसके पीछे की वजह पर है। ये हमला इस वक्त क्यों हुआ, जबकि वहां पे राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने की बातचीत हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? LOC पर सीज फायर लागू किया गया है, क्या ये शांति प्रक्रिया को भंग करने की कोशिश है? जम्मू कश्मीर में अभी जो बातचीत शुरू हुई है वहां के नुमाइंदों से, उस शांति प्रक्रिया पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। ये तमाम सवाल जो हैं इसमें उठ रहे हैं। तो हमारे साथ एक पूरा पैनल इस पे मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नीता इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुई और लगातार कश्मीर पर बहुत गहरी नजर रखती है। नीता, ये जो आज हमला हुआ है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये ड्रोन हमला हुआ, ड्रोन इस्तेमाल हो सकता था, इसका अंदेशा पहले भी जताया जा रहा था। ये जो वक्त है जिस समय ये हमला हुआ है, एक तो ये कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की बातचीत यहां पर दिल्ली में हुई, दूसरे की अफगानिस्तान से भी अगर जोड़ के देखें तो एक पीस प्रोसेस वहां पे भी बातचीत चल रही है। तो इस हमले के का जो वक्त है उसकी बहुत अहमियत है, महत्वपूर्ण है, वो उस पर क्या समझ है आपकी?
बिल्कुल नगमा, ये जो जियोपॉलिटिकली जो विश्व भर में हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे वो भारत में हो, जब हमने देखा था बैठक में जाने से पहले महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने ये बयान दिया था कि जब भारत तालिबान से बातचीत कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बातचीत कर सकता। भारत के सुरक्षा तंत्र में इस बात को लेकर खलबली है कि तालिबान जो अमेरिका है वो वहां से पुल आउट कर रहा है अफगानिस्तान से, तो इसे लेकर पाकिस्तान की उसको जरूरत है। और दूसरी तरफ हमारा जो एलएसी है, चाइना गलवान इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ था, तो एलएसी और एलओसी दोनों वॉलेटाइल हो तो भारत के जो नेबर्स हैं वो दोनों ही आक्रामक रहें, ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो ये बातचीत को लेकर डोमेस्टिकली इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था, इंटरनेशनली भी प्रेशर था, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो यूनिलैटरली जो मोदी सरकार ने 370 हटाने का फैसला लिया था 2019 में, उसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो बातचीत तब भी जब कोर ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी नगमा वहां पर कश्मीर में घाटी में, तब वहां पर यह डिस्कस किया गया था, एक लो लेवल अलर्ट जो है वो इशू किया गया था पूरी घाटी के लिए, साथ में जम्मू कश्मीर के लिए भी। तब ये कहा गया था कि जो इतनी उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है उसे डीरेल करने की कहीं कोशिश ना की जाए, इस करके ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। आज जो ये हमला हुआ है ये अपने आप में एक पहली बार है कि इस तरह का हमला इतनी हाई लेवल टारगेट एरिया में हुआ है, जहां पर टेक्निकल एरिया में हुआ है। इससे पहले भी हम देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ड्रोन साइटिंग्स, ड्रोन ड्रॉपिंग्स के उन्होंने कई केसेस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। मैं अगर आपको थोड़े से एग्जांपल्स दे सकूं नगमा, तो 20 जून को बीएसएफ ने एक हीरानगर सेक्टर में जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू के, वहां पे एक ड्रोन को शूट डाउन किया था। वहां पे काफी भारी मात्रा में जो असला और बारूद है वो मिला था। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछली बार सितंबर 19 को भी और 22 को भी पहली बार जो है अखनूर सेक्टर में जो है वो ड्रोन मारा गया था, और दूसरी बार भी लश्कर के जो कुछ आतंकी हैं वो भी वेपन्स लेकर आ रहे थे। तो ये ड्रोन साइटिंग से, साथ में बीएसएफ से जब हम बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि पिछले अगस्त से लेकर मार्च तक इस बार 4 टनल्स जो हैं, क्रॉस बॉर्डर टनल्स जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं। तो इस तरह जो सीमा पार से जो आतंक आ रहा है उसकी जो किस्से हैं या जो ग्राफ है वो तो है ही। इस बार भी जो लोग हैं, जो हमारे सीनियर सोर्सेज हैं, वो कह रहे हैं कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो उसी तरफ प्रूव कर रहा है कि जो हमला है वो सीमा पार से हुआ है, लेकिन अभी जांच करने की जरूरत है, क्योंकि अभी एनआईए जो है वो जांच कर रही है। इसके अलावा आज सुबह अभी नगमा एक आईईडी जो रिकवर किया गया था, जो क्रूड बॉम्ब था, वो 4 किलो का आईईडी था। अगर वो धमाका हो जाता, क्योंकि जो आतंकी पकड़ा गया है उसका नाम बताया जा रहा है कि नदीम उल हक बनिहाल का रहने वाला है, इसकी उम्र 22 साल है। इसे क्राउडेड मार्केट में इसे जो ये आईडी था उससे रखना था। अगर वहां पर धमाका हो जाता तो बहुत लोग हताहत होते। हालांकि इन दोनों इंसिडेंट्स की जो चेन है या इन दोनों में अगर कोई लिंक है उसकी अभी जो जांच है वो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। कहा जा रहा है कि ये दोनों जुड़े हुए हों, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो रही है। धन्यवाद आपका नीता। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं और हम आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ जो पैनल है उसमें तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम सिंह जो प्रेसिडेंट हैं पैंथर्स पार्टी के, और हमारे साथ इस समय हिना भट्ट भी जुड़ चुकी हैं, और सुहेल बुखारी हैं जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के, और इसके अलावा हिना एस भट्ट हैं बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर से। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि आप सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, इस पर आप नज़र रखते हैं। ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है और ये माना जाता है कि पहला इस्तेमाल है एक तरह से ड्रोन का इस तरह के आतंकी हमले में भारतीय मिलिट्री फैसिलिटी पे। हालांकि लश्कर तैयबा ने पहले भी छोटे ड्रोन इस्तेमाल किए हैं आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर 2018 से, लेकिन पहली बार इस तरह का हमला हुआ है। तो इससे सुरक्षा पर कितनी बड़ी सुरक्षा के लिए चुनौती है और किस तरह से एक तरह से रीवर्क करना पड़ेगा सुरक्षा को, क्योंकि ड्रोन बहुत छोटे होते हैं, इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है मिलिट्री रडार से। तो ये एक जो अब तक हमने देखा फिदायीन हमले वगैरह उससे बहुत अलग है और बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल नगमा, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी नई चुनौती है ड्रोन के कारण। आपने सही बोला कि ड्रोन जो है एक छोटा होता है, ये सिग्नेचर जो है देता है वो रडार पकड़ नहीं पाता, वो लो फ्लाइंग है और ये सस्ता भी होता है। जैसे क्वाड कॉप्टर है उसको आप सिविल में भी प्रोक्योर कर सकते हैं।
तो ये एक प्रकार का नया एक चैलेंज है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर आप अपना ध्यान पीछे ले जाएं तो इसका लश्कर तोबा, और जैसे मोहम्मद जैसे बता रहे थे, आज तक ये फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते थे अम्यूनिशन, वेपन और आपके एक्सप्लोसिव प्लस ड्रग, मगर ये पहली बार है जब इसका इस्तेमाल किया गया है एक प्रकार से आर्म्ड ड्रोन की तरह कि आपने एक्सप्लोसिव डाल के उसको ब्लास्ट किया हो। अगर आप 2019 में देखें तो सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फील्ड थी उनको बर्बाद किया था, वो भी एक आर्म्ड ड्रोन से अटैक किया गया था, जिस पे कहीं शक लग रहा था ईरान का। तो ऐसा अभी लग रहा है कि आने वाले समय में ड्रोन एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप करेंगे सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में। और अगर आप देखें अजरबैजान और आर्मेनिया की जो लड़ाई हुई थी, अजरबैजान की जो जीत का सबसे बड़ा श्रेय है उसने जो ड्रोन इस्तेमाल किए थे, जहां तुर्की और इजराइल से मिले थे। और इसी प्रकार से किसी हद तक अगर किसी देश ने एंटी ड्रोन जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो इजराइल है, और इसको हमने हमारी नेवी ने जो है स्मैश प्लस को लेने की भी कोशिश की है। 2000 उन्होंने राइफल ली है। अभी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें अपना जो सिक्योरिटी का एक दस्ता एक दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रोन जो है वो तो कभी भी आपके अटैक कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी आपका पठानकोट के बाद सभी एयरफोर्स स्टेशन की ऑडिट हुई थी सिक्योरिटी, उसके बावजूद ये अटैक हो गया। इससे हमारे को ये शक और सवाल आता है कि आने वाले समय में हमें अपनी एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और ये जो है एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको देख जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, हमारे साथ कमर आगा साहब भी जुड़ गए हैं। इसमें एक कमर आगा साहब एक इशारा ये भी है और बहुत ये शक है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, जैसा अभी नीता भी बता रही थी। इस टेरर अटैक में अगर पाकिस्तान का हाथ होता है, लेकिन सवाल ये है कि इस बार ये और भी मुश्किल होगा कि कुछ भी पक्के तौर पे कहा जा सके कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, क्योंकि ये ड्रोन हमला, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ड्रोन बहुत छोटे हैं और इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। और दूसरे ये कि फिदाइन स्क्वाड जिस तरह से हमला होता था पहले वैसा नहीं है, या पठानकोट एयरफोर्स बेस पर जिस तरह का हमला हुआ था, उरी में जो हमला हुआ था। लेकिन यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से अगर कोई कंडेमनेशन की उम्मीद की जाए, या किसी तरह से ये कि कैसे इसमें डायरेक्टली अगर आप कह सकें कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें शायद जरूरत भी नहीं है कि कोई पाकिस्तानी नेशनल सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो, तो इस एंगल को कैसे देखें? 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर बहुत हाई लेवल मीटिंग में डिसाइड हुआ होगा, ये पाकिस्तानी का हाथ हो सकता है और किसी का नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो अभी सक्सेसफुल मीटिंग हुई है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो शुरू हुआ था मुल्क के अंदर, कश्मीर को लेकर सभी कश्मीरी लीडर अपोजिशन के जितने थे सब मिले और एक नया माहौल बना के पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया। ये मैं समझता हूँ उसको सबोटाज करने का एक बहुत बड़ा प्लान है पाकिस्तान का। दूसरी चीज ये भी है कि इसके साथ साथ नई तरीके, खासतौर से जो ड्रोन का इस्तेमाल, जैसा कि जनरल साहब बता रहे थे कि 2 जगह पे हुआ, अजरबैजान में और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया में जिस तरीके से हुआ, उसके बाद से बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और ये एक नया वेपन जो है आतंकवादियों के हाथ पे लग गया है। लेकिन ये है कि भारत ने भी, DRDO ने भी एंटी ड्रोन जो है वो बना रखे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। फिर उसके बाद इजराइल से भी हमारी बातचीत चल रही है, स्मैश 2000 उनका है। फिर अभी 2-3 दिन पहले इजराइल ने लेजर के जरिए इनको गिराने का और डिस्ट्रॉय करने की एक नई टेक्नोलॉजी का क्लेम किया है, जिसको उन्हीं ने दिखाया भी है। तो इस तरह से आ रही है टेक्नोलॉजीज, अब काफी आ रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा इससे डील वापस लौट के आती हूँ। कमर आगा साहब, आपका वीडियो भी हमें इस वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बाकी गेस्ट के पास अपने जाना चाहूंगी और मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जो टाइमिंग है इसकी, जैसे कमर आगा कह रहे थे और हमने अपने संवाददाता से भी ये सवाल पूछा था कि इसकी वक्त जो है उसकी अहमियत बहुत है। तो हिना भट्ट, आपको क्या लगता है कि ये जो वक्त चुना गया है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आपके मुताबिक क्या ये जो बातचीत शुरू हुई है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुई है, क्या उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश है, उसको पटरी से हटाने की कोशिश है? आप कैसे देखती हैं इसे? हिना, आप मुझे सुन सकती हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो वक्त है हमले का वो बहुत अहम है। इस वक्त ये हमला जो हुआ
ये क्या इत्तेफाक है सिर्फ कि पिछले ही हफ्ते ये बातचीत हुई है, अभी इसी हफ्ते ये बातचीत हुई, एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत, एक अमन की कोशिश, लोकतंत्र की बहाली की कोशिश, और ये हमला होता है। आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए, जैसा आप बता रही हैं कि इत्तेफाक का नहीं है, मैं भी बिल्कुल मानती हूँ कि इत्तेफाक है कि यहाँ से एक पॉलिटिकल प्रोसेस, अमन की बात की जा रही है। कश्मीर की रीजनल पार्टीज हर किसी पार्टी के लीडर को ऑनरेबल प्रधानमंत्री बुलाते हैं दिल्ली बातचीत के लिए, कश्मीर की खुशहाली के लिए। एंड इसी हफ्ते में बहुत सारी किलिंग्स भी हुई है यहाँ पे, और ये पहली बार नहीं है कि कश्मीर को लेके जब भी दिल्ली ने कुछ बेहतर सोचा है तो पाकिस्तान ने हमेशा कोई ना कोई अड़चन लाने की कोशिश की है। पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क इतना स्ट्रांग है कि हम इन चुनौतियों का सामना कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल असर हो सकता है इस पॉलिटिकल प्रोसेस पे, सुहेल बुखारी मुख्य प्रवक्ता हैं पीडीपी के, सुहेल आप कैसे देखते हैं इस हमले के पीछे की वजह? तो क्या इसकी जो टाइमिंग है उसको आप क्या समझते हैं इससे? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति जरूर होगी, और इसका असर, ये जो बातचीत की शुरुआत हुई है, एलओसी पे भी एक सीज फायर है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत है, इस पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है? देखिए, जैसा कि आपके प्रवक्ता ने भी कहा और हमारे पैनल पे जो वरिष्ठ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा कि ये इस तरह का पहला हमला है जो पूरे भारतवर्ष में देखा गया है जहां ड्रोन को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई इससे पहले की प्रेसिडेंसेस होते हैं, उसको लेके या फिर जो नए तथ्य सामने आते हैं ऐसी स्थिति में, तो दोनों चीजों को मिला के एक विश्लेषण करने की हम कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है, कौन इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन आज के मामले में ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक तो ये कि ऐसा पहला हमला हुआ है, और दूसरा ये कि अभी तक जो आधिकारिक सूत्र हैं या जो ऑफिशियल्स हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बारे में कुछ खुल के नहीं कहा है कि क्या पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, क्या इसका बैकग्राउंड हो सकता है, इसके पीछे क्या मुद्दा हो सकता है, मुझे लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम उस पे किसी तरह की टिप्पणी करना खासतौर से मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो हूं नहीं। ठीक है, तो मैं पैंथर्स पार्टी की भीम सिंह से पूछना चाहती हूं, अध्यक्ष हैं पैंथर्स पार्टी के। आपके हिसाब से, आपकी जो सियासी समझ है, आपके हिसाब से इस वक्त ये हमला क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इसके वक्त पर आपकी लगता है कि कोई वजह इसके पीछे होगी? हमने देखा कि पिछले हफ्ते ही लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद के घर के बाहर एक हमला हुआ था। तो अगर पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात हम सोचें या उस तरफ इशारा होता है, तो क्या वो एक एंगल हो सकता है यहाँ पे शांति प्रक्रिया को भंग करने का? यहाँ पे जो पॉलिटिकल बातचीत शुरू हुई है, कोशिश क्या है? क्योंकि पहले भी अलर्ट था यहाँ पे, इस बातचीत के बाद से, बातचीत के दौरान अलर्ट पे थी चीजें, तो उस पर इसका लेकिन असर जरूर, वजह क्या है, लेकिन जब ये बातचीत है तो इसका असर पड़ सकता है। ये बातचीत अभी शुरू हुई है, अगर हिंसा बढ़ती है, उस तरह के हमले होते हैं। मैं ये प्रश्न सुनकर ही हैरान हूँ। मैं भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ जम्मू कश्मीर में, जिनने जेलें भी देखी हैं, ऐवान भी देखा है, असेंबली भी देखी है, और अपोजिशन में रहा हूँ। कल की जो 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई उसमें भी खुल के बात हुई, लेकिन जो ये आज की डेवलपमेंट जिसे आप कह रहे हैं और इतना उभारा जा रहा है, बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते कि जम्मू कश्मीर के लोग जो अमन चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग सेकुलरवादी हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आज भी इस चीज़ से हैरान हैं कि उनकी रियासत का दर्जा ख़त्म करके उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। 200 साल पुरानी रियासत जिसकी बुनियाद महाराजा गुलाब सिंह डोगरा महाराज ने रखी थी। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात के लिए हैरान हैं कि आज तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर के साथ जो विलय पत्र साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने 1947 में, उसे मंजूर क्यों नहीं किया? हमारी मुसीबत ये
आज जम्मू में बम फट जाता है, कश्मीर में कोई दूसरा हादसा हो जाता है। आपने वहां पे सरकार ही खत्म कर दी है, वहां असेंबली तो खत्म हो गई। जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होते पूरी तौर पर, जब तक जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा नहीं दिया जाता, जब तक जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता, तब तक ये वारदातें होती रहेंगी। पाकिस्तान कर रहा है, कल नेपाल की तरफ से होगा, आप तो कह रहे हैं चीन कि कर रहा जब है। तक लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, जब तक वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये वारदातें होती रहेंगी। और जब ये रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो क्या ये वारदातें रुक जाएंगी? कश्मीरी अवाम क्या चाहती है? अवाम जाहिर है कि सेक्युलर है, अवाम जो है वो शांति चाहती है, पर कैसे बहाल होगी? एक बड़ा सवाल उठाया है भीम सिंह ने पैंथर्स पार्टी के। हम जवाब लेंगे अपने दूसरे पैनलिस्ट से। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम लोग। आप देख रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हिना भट्ट है हमारे साथ, बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर, सुहेल बुखारी हैं, भीम सिंह हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच और कमर आगा। हिना भट्ट, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आपने अभी सुना भीम सिंह को, जो अध्यक्ष है पैंथर्स पार्टी के, और उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर लोकतंत्र बहाल नहीं होगा और जब तक चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं होंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाना जो है वो सही नहीं है। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ उस पर। देखिए, इट हैज बीन डेकेड्स से कश्मीर एक टारगेट बना हुआ है, इजी टारगेट पाकिस्तान के लिए। पहले भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सरकारें बनी। हालात आज मैं कह सकती हूँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, इस हालात में रहते, एज अ कश्मीरी मैं आपको बोल रही हूँ, पहली बार कश्मीर में शांति नजर मुझे आ रही है। पहले भी सरकारें थी, हालात खराब थे, पाकिस्तान बार बार कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा था। बेशक एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक सरकार बनने की एक खास वजह है ताकि लोगों की सहूलियत हो, उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो एड्रेस की जाए। पाकिस्तान का जो रवैया कश्मीर को लेके हुआ है, सिक्योरिटी को लेके, ये मैं मानती हूँ ये बिल्कुल एक अलग इशू है। कश्मीर को लेके जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रहा है वो इलेक्शन के बाद भी रह सकता है, और जिस तरीके से वो कश्मीर में तनाव बढ़ाते आए हैं वो इलेक्शन के बाद भी, सरकारों के बाद भी, बनने के बाद भी रहता आएगा। जैसे पिछली सरकारों में मुझे लगता है ज्यादा कैजुअलिटीज होती थी, ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी, बशर्ते कि अभी की जो सिचुएशन है बहुत 80 to 90% मैं कह सकती हूँ कि कंट्रोल में है। यस, डेफिनेटली एक सरकार बनाना जम्मू कश्मीर में बहुत आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना आवश्यक है, लेकिन जो पहले सरकारें थी ऐसा नहीं था कि उस दौरान में बिल्कुल अमन चैन रहा। हिना भट्ट ये सवाल उठा रही हैं। सुहेल बुखारी, आप क्या कहेंगे, खास करके जब यहाँ पर सर्वदलीय बैठक हुई थी तो यहाँ आने के पहले महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि पाकिस्तान जिसमें एक पार्टी है उससे बातचीत करना जरूरी है, 370 की वापसी जो है वो जरूरी है। पर जिस तरह की घटनाएं और ऐसे अमन चैन जो है यहाँ पर शांति है, उसको जब धक्का पहुंचाने की कोशिश होती है तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या आप कहेंगे बातचीत होनी चाहिए ऐसे में पाकिस्तान से इस मुद्दे पर भी? देखिए, दो चीजें हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें उससे दो दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एक तो जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि खास तौर से पिछले 30 साल में जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो त्रस्त रही है, उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो वायलेंस हुआ है, बहुत सारे लोग हमने खोए हैं। उस इशू को कैसे डील किया जाए, उसमें भी अलग अलग मॉडल्स अभी तक एग्जीक्यूट किए गए हैं और अलग अलअलग उसके नतीजे निकले हैं। हमारा पर्सनली मानना यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बेसिक एजेंडा या इथॉस है वो ये है कि जैसा कि हिना भट्ट साहिबा ने अभी कहा कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक सरकारें स्टेट में रही हों और उसके बाद यहाँ हालात खराब ना हुए हों। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये कि जो इंटरनल ट्रस्ट डेफिसिट है 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ, उससे दरअसल एक और लेयर कॉम्प्लेक्सिटी की बढ़ गई जो एग्जिस्टिंग इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो इनको दो डिफरेंट एंगल से देखना है और इनको एड्रेस करने के लिए भी
पैरेलल जो है इकदाम उठाने हैं। जहां तक पाकिस्तान से बात करने की बात है, जब अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली थी 24 तारीख को, तो वहां पे भी हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए रिसेंट टाइम्स में बातचीत जो है वो हुई है, इंगेजमेंट हुआ है, भले ही वो ट्रैक 2 के थ्रू हुआ हो या किसी तीसरी मुल्क में जाके दोनों देशों के प्रतिनिधि मिले हों, उसका लेकिन एक असर जो हमने देखा वो ये है कि सीज फायर हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और पिछले कई सालों में मुझे लगता है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग सीज फायर रहा है, और हम चाहते हैं कि इसी एंगेजमेंट को एक और लेवल पे लेके जाया जाए, ताकि जो बार बार ये स्थिति खराब होती है उसमें कोई पेशरफ्त। आपने सही कहा कि सीज फायर है और अभी ये सीज फायर बरकरार रहे। क्या इस तरह की सीज फायर को झटका नहीं लगता है इस तरह की घटनाओं से? भीम सिंह मिलते बोल रहे हो? जी जी, मैं आपका जी हाँ बिल्कुल आपसे। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ पहली दफा सीज फायर रहा है, हुआ है, और मैं खुद विटनेस हूँ इन चीज़ों का। और जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे सोशल प्रॉब्लम हुई है, चाहे क्रिमिनल हो रही है कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर हुई है, इससे कोई शक नहीं कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, पीसफुल प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान के साथ, बाकी लोगों के साथ उसको धक्का पहुंचता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी हमने हड़प कर दी, खुल गई है। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेसी नहीं दी जाएगी, बाहर के लोग चाहे वो ईस्ट से हों या वेस्ट से हों, उनको आप रोक नहीं सकते हैं, रोक सकते। दूसरा नंबर बहुत बड़ी जोड़ी है, कहाँ है हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म आज? कहाँ है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी? कहाँ है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं है? 3 साल से विदाउट चुनाव सरकार चल रही है। जब इस तरह की घटना होती है और उसमें सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह की शांति प्रक्रिया पर असर पड़ेगा ऐसी घटनाओं का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, और ये भी देखेंगे कि पड़ोस में अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थिति है, क्या उसका असर भी पड़ेगा कश्मीर पे और किस तरह का, इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर के हालात पर और आज हुए ड्रोन हमले पे। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान। सबसे पहले मैं अश्विनी सिवाज आपके पास आना चाहूंगी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से नई सुरक्षा की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, अब पुलवामा के बाद हमने क्या सीखा है? ड्रोन हमलों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले भी थे कि इसका इस्तेमाल हो सकता है, पर उसको रोका नहीं जा सका। अच्छी बात है कि इसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमला फिर भी हो पाया। तो पहले जो हमले हुए उनसे हमने क्या सीखा, क्या सीखने की जरूरत है? देखो नगमा, इसमें कोई शक नहीं, एक ड्रोन एक न्यू चैलेंज है और इसके लिए एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और हम इस पे लगे हुए हैं। मगर अभी जिस प्रकार से ये जम्मू एयरफील्ड में हुआ है, उसने हमारी आंखें खोल दी हैं कि इस पे जल्दी काम हो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आपने ठीक बोला कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, तो नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। मगर अभी हमको इसके ऊपर बहुत ज़ोरों से लगना पड़ेगा। जिस प्रकार से इजराइल की एंटी ड्रोन स्ट्रेटजी है, उस तरीके से हमें फॉलो कर। एक क्वेश्चन आप बड़ा पूछ रहे थे कि अगर अफगानिस्तान में अभी अमेरिकन ट्रुप चले जाएंगे सितंबर 11 को, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कश्मीर में? देखो, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है 3 से 4 हज़ार लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं, वो तालिबान और हक्कानी ग्रुप के साथ मिलके वो अमेरिकन और नेटो ट्रुप्स के साथ लड़ रहे हैं। अगर तालिबान वहां पर आ जाता है, जिसका लग रहा है आशंका की होगा, वो जो
3000 के करीब आतंकवादी हैं वो अपना मुंह मोड़ सकते हैं अपने जम्मू और कश्मीर में। ये बहुत बड़ा डर है। मगर ये अलग बात है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड एक पुख्ता है, हम इसको एक प्रकार से पीस प्रोसेस पर ही सवाल आगे पूछना चाहती हूँ कमर आगा साहब से कि पीस प्रोसेस जारी है, बातचीत चल रही है, तालिबान ने बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान में नेटो की ट्रूप्स चली गई हैं, खत्म ही हो रहा है बस उनका विड्रॉल। अब ऐसे में जो ये पीस प्रोसेस के बाद अब तालिबान जो हैं वो हावी होते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि भारत की कोशिश रही है उनसे भी बातचीत करने की, रीच आउट कर रहे हैं, पर आप इसको कश्मीर के मामले में और कश्मीर में जो शांति है उससे कैसे जोड़कर देखते हैं कमर आगा साहब? देखिए, जनरल साहब ने जो भी बात बताई मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूँ। इसी के तालिबान जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की सेना का एक स्ट्रेटेजिक असेट है और वो उन्हीं के ट्रेन किए हुए हैं। और ये लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद या इस तरह की जितनी दूसरी वो है आतंकवादी संगठन जो हिंदुस्तान और कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं। पाकिस्तान की नीति ये है कि इनस्टेबिलिटीज पूरे क्षेत्र में फैला दो। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि कश्मीर पे कब्जा नहीं कर सकता, तो इनस्टेबिलिटी वहां पे फैला दो और फिर उसके बाद, हालांकि उसको कामयाबी नहीं मिली, आने वाले समय में भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि ये जो नीति है इसमें परिवर्तन न होने की वजह से पूरी इस बात को का शुभा है, इस बात का डर बैठा हुआ है हम सबके दिलों में कि वो कश्मीर और अफगानिस्तान दोनों जगह पे इंस्टेबिलिटी दोबारा से आ सकती है अगर तालिबान वहां पे आते हैं। देखिए, तालिबान कोई डेमोक्रेटिक ग्रुप तो है नहीं और वो जो है दहशत, उनके पास ये भी है कि उनकी सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है नहीं अफगानिस्तान में, तो वो दहशत या आतंक के माध्यम से अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। और इसी तरह ये लश्कर और जैश या दूसरे संस्थाएं, इनका भी यही है कि कश्मीर में सपोर्ट तो है नहीं ज्यादा, एक छोटे से सेक्शन में है और वो भी, इनकी भी यही नीति है कि दहशत फैलाओ, दहशत करो। और दूसरी बात ये कि जो इस समय माहौल बना है उससे पाकिस्तान बहुत डिस्टर्ब है। ये पॉलिटिकल प्रोसेस का शुरू होना एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि पंचायत के इलेक्शन हो गए, जिला परिषद के हो गए, असेंबली के अगर इलेक्शन हो जाते तो एक नया एजेंडा कश्मीर में आ जाएगा। उनको उम्मीद लगेगी कि अब हमारी स्टेट वापस आ रही है, स्टेट जिसका उन्होंने दोबारा से वादा किया है। हालांकि ये कहना जल्दी होगा, कितना समय लगेगा, क्या होगा, इससे कि बीजेपी की भी अपनी एक पॉलिसी है, तो उन्होंने शुरू से कह रखा था कि 370 हम नहीं देंगे और उसके बाद 35A को भी उन्होंने कहा था, आज से नहीं 50 के दशक से वो इसको खत्म करने की बात कर रहे थे। तो ये चीजें उन कश्मीरियों के दिमाग में भी बैठी हुई हैं, शंकाएं हैं। लेकिन ये था कि एक माहौल जो परसों नरसों की जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, उससे एक अच्छा मैसेज गया है, एक अच्छा यूथ कश्मीर का बहुत थक चुका है आतंकवाद से, वो अब अमन शांति भी चाहता है। कश्मीर का जो अवाम है वो थक चुका है आतंकवाद से, वो अवाम चाहता है और जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई है वो एक उम्मीद जगाती है, लेकिन इसे कुछ लोगों को वो ये पसंद नहीं आएगा और इसको एक तरह से पटरी से उतारने की भी कोशिश बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर आगा साहब और अश्विनी सिवाच हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आज सुबह जम्मू एयरपोर्ट के एयरफोर्स बेस पर जो ड्रोन से हमला हुआ है वो भारतीय मिलिट्री फैसिलिटी पर इस तरह का पहला हमला है। अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल इस तरह के हमले के लिए किया गया है जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी करता है। इस तरह के छोटे ड्रोन रडार से डिटेक्ट करने में भी मुश्किल होती है, जिसके लिए नई तकनीक का विकास हो रहा है और उस पर काम तेजी से चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती खड़ी करता है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि हमला इस समय जो हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। तो आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।